Good morning, students. Today we are read about biological classification. सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी. इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्लासिफिकेशन देखना है. लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन और किस प्रकार से किया गया था, किस बेस पे किया गया क्लासिफिकेशन. जितना भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं चारों तरफ, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था. तो क्लासिफिकेशन क्योंकि सबकी नेचर अलग अलग होती है, सेल की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी अलग है, न्यूट्रिशन का मोड भी अलग अलग है. तो इस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है. तो सबसे पहला प्रयास था क्लासिफिकेशन का, पहला प्रयास था वो एरिस्टोटल का था. एरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल्स को फर्दर डिवाइड किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पे. जो आउटर कैरेक्टर्स जो बाहर से दिख रहे हैं प्लांट्स के, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर उन्होंने प्लांट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया था. लार्ज प्लांट्स होते हैं, उनको सिर्फ ट्रीज नाम दे दिया था. थोड़े छोटे साइज के होते हैं, उनको सल नाम दे दिया था. और एकदम से एनिमल प्लांट्स होते हैं छोटे जो ग्रास टाइप का प्लांट्स होते हैं, उनको इसने सल नाम दिया था. उसके बाद जो सेकंड प्रयास था वो लीनियस का था, कैरोलस लीनियस का. बायनोमेनक्लेचर इन्होंने दिया था. इन्होंने दो ही भागों बांटा था, प्लांटी जिसके अंदर सारे प्लांट्स इंक्लूड हो जाएंगे और एनिमल जिसके अंदर सारे एनिमल्स डिवाइड हो जाएंगे. लेकिन क्या सारे प्लांट्स एक जैसे हैं? क्या सारे एनिमल्स एक जैसे हैं? क्या सभी की स्ट्रक्चर एक जैसी है? मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक जैसी है? एनाटॉमिकल एक जैसी है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक जैसा है? या फिर इनका रिप्रोडक्शन का टाइप है वो एक जैसा है? बिल्कुल नहीं है. तो फिर क्या आप लोगों को फर्दर क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है? किस प्रकार के प्रिमिटिव हैं, एडवांस टाइप के हैं, किस किस प्रकार के स्ट्रक्चर है, उनके बारे में. तो ग्रोथ मॉर्फोलॉजिकल सच एज सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, नेचर ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, किस प्रकार के आवास में वो रह रहे हैं, रिप्रोडक्शन मेथड क्या है और इवोल्यूशनरी मेथड क्या है उसका, किस प्रकार से उसका इवोल्यूशन हुआ है. इस बेस पे क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है. तो उसके बाद में ये जो क्लासिफिकेशन देता है आरएच विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम थ्योरी दी है, 5 किंगडम थ्योरी क्लासिफिकेशन दिया है. और उन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम के अंतर्गत डिवाइड किया गया है. मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया. सभी में आरएच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर उसने क्या किया था कि सेल की टाइप कैसी है, उनका जो मुख्य आधार था क्लासिफिकेशन, जो मेन बेसिस था क्लासिफिकेशन का, वो ये था कि सेल की टाइप कैसी है, मींस यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मींस किस प्रकार से भोजन खुद बना रहा है, दूसरों पे डिपेंडेंट है, ऑटोट्रोफिक है, हेटेरोट्रोफिक है, सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइट है, किस प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. सेल वॉल कैसी होती है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके सेल वॉल किस प्रकार की पाई जा रही है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है उनके अंदर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, प्लांट्स का, एनिमल्स का, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है, मींस ए सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, किस प्रकार का सिस्टम है. ये इसके क्लासिफिकेशन के मुख्य बेसिस थे आरएच विटेकर ने. तो इन्होंने 5 किंगडम के अंदर पूरे क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया. इस चैप्टर के अंतर्गत अपने को मुख्यतः 3 पढ़ने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई. प्लांटी और एनिमिलिया का आगे पूरा चैप्टर दिया हुआ है, अलग अलग 3rd और 4th चैप्टर सीखे हैं. तो इस चैप्टर के अंदर इन तीनों किंगडम्स के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे. फर्स्ट मोनेरा. मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सभी को मोनेरा के अंतर्गत रखा था इन्होंने. जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सबको मोनेरा के अंतर्गत रखा था विटेकर ने. अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, किस प्रकार के होते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है. प्रोकैरियोट्स सबसे प्रिमिटिव टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके अंदर क्या होगा, सेल वॉल भी होगी, लेकिन न्यूक्लियस है वो एनवलप अवस्था में नहीं होगा, उसके चारों किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाएगी, सेल ऑर्गेनेल्स वो नहीं पाए जाएंगे प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत. मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल ये पाई जाएंगी, मेसोसोम वगैरह स्ट्रक्चर पाई जाती है. मोनेरा के अंदर
सब जगह मिलेंगे ये आपको। मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सब जगह मिलेंगे। कॉस्मोपॉलिटन है, हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, डीप ओशन में, पैरासिटिक फॉर्म में, प्रत्येक जगह आपको मिलेंगे मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया डिवाइड्स इनटू 4 कैटेगरीज। बैक्टीरिया को मुख्यतः इसके अंदर शामिल किया जाता है। मुख्यतः बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, इनको शामिल किया जाता है। बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया और सिंपल बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड कर देते हैं अपन। आर्की बैक्टीरिया जो सबसे प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं उनको आर्की बैक्टीरिया कहा जाएगा। आर्की बैक्टीरिया के अंदर प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होंगे। देन मोस्ट हर्स हैबिटाट जैसे मिथेनोजन्स हैं, मार्स एरिया में पाए जाएंगे। साल्ट एरिया में जो बैक्टीरिया पाए जाएंगे उनको मेलोफिल्स कहेंगे, और जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे उनको थर्मो एसिडोफिल्स कहा जाएगा। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल स्ट्रक्चर के आधार पर ये आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिफर होते हैं, भिन्न होते हैं। तो ये आर्की बैक्टीरिया के बारे में था। उसके बाद यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंतर्गत अगर बात की जाए, कुछ एडवांस टाइप के बैक्टीरिया शामिल करेंगे इसके अंदर। फ्यू बैक्टीरिया शामिल करेंगे। मिथेनोजन जो बायोगैस बनते हैं मिथेनोजन मार्स एरिया के अंदर होती है। यू बैक्टीरिया के अंदर 2 बैक्टीरिया शामिल किए जाएंगे। रिजिड सेल वॉल होगी प्रेजेंट, फ्लैजेला उपस्थित होगी, और अगर मोटाइल है तो फ्लैजेला उपस्थित होगी, अगर मोटाइल नहीं है तो फ्लैजेला एब्सेंट होगी। फ्लैजेला मुख्य काम क्या है, पोषण का ही होता है। इनको फर्दर डिवाइड किया गया साइनोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया किसको शामिल करेंगे? इनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, एक बंडल होता है, एक पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए, जिसके मुख्य काम उसका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का मुख्य काम होता है, खुद अपना भोजन बनाता है। ऑटोट्रोफ्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस होगा, ऑटोट्रोफ्स होंगे। एग्जांपल से इसके अंदर नोस्टॉक है, एनाबिना है, जो एंटोफिक्सेशन का काम करेंगे, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मींस एक कोशिकीय होते हैं, या फिर कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं। जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, और उसके चारों तरफ किस प्रकार से आवरण पाया जाएगा, जिलेटिन का बना हुआ आवरण पाया जाएगा, जिलेटिनस शीट पाई जाएगी। सेकंड है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये भी फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया ही है। यहाँ पे क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। कीमोसिंथेटिक के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन किसके द्वारा होगी? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, अमोनिया है, इनके द्वारा क्या होगा, ये अपना भोजन खुद बनाएंगे। एनर्जी फॉर एटीपी फॉर्मेशन रिलीज होगी इनके द्वारा। प्ले ए रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन। इनका जो रिसाइकल होता है, नाइट्रोजन का, सल्फर का, फास्फोरस का, इनके रिसाइकल में इन्हीं का मुख्य योगदान होता है, इनका मुख्य योगदान होता है। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया के अंदर आएंगे पैरासाइट। मींस हेटेरोट्रोपिक का नाम मीनिंग से ही पता पड़ रहा है, हेटेरोट्रोपिक तो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, उसके बाद हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया बनेंगे। हेटेरोट्रोपिक बोलते हैं। जैसे पैरासाइट है, दूसरे पे डिपेंड रहने वाले हैं पैरासाइट। सेप्रोफाइट है, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? किसे कहेंगे सेप्रोफाइट्स? जो मर्त पदार्थ होता है, डेड मटेरियल होता है, उसके ऊपर जीवित रहने वाले हैं सेप्रोफाइट्स, और ये डिजीज फैलाने का काम करते हैं हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। पैरासाइट है, पैरासाइट का मुख्य काम क्या है? डिजीज फैलाने का ही होता है। तो ये मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया के प्रकार, इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इस प्रकार के बैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया था, क्लोरोफिल ए था, इसको पहले प्लांट्स के अंतर्गत रख लिया गया था, लेकिन प्रिमिटिव टाइप की ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, इसलिए इसको बाद में मोनेरा के अंतर्गत रखा गया। इसी में आगे माइकोप्लाज्मा की है, जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होता है, माइकोप्लाज्मा वो है जिसमें सेल वॉल वगैरह नहीं होती है, और बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। तो ये था पहला मोनेरा। मुख्यतः आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, 3 टाइप्स हम लोग इसमें पढ़ने हैं। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइप्स के हैं, और यू बैक्टीरिया है वो ट्रू बैक्टीरिया है, जो एंटोफिक्सेशन वगैरह का काम करना, खुद अपना भोजन बना रहे हैं। ऑटोट्रोफ्स हैं, कुछ हेटेरोट्रोफ्स हैं, पैरासाइट के फॉर्म में रह रहे हैं, जो साइकिल चल रहे हैं नाइट्रोजन फास्फोरस की रिसाइक्लिंग का काम कर रहे हैं। ये सारे बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। थर्ड माइकोप्लाज्मा। तो 3 टाइप्स पढ़े थे इसमें, आर्की, यू और माइकोप्लाज्मा। मोनेरा के अंतर्गत सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सब जगह पाए जाएंगे। एक और है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया डिवाइड्स इनटू 4 कैटेगरीज। इनकी शेप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैक्टीरिया को 4 भागों में बांट दिया गया है।
शेप के आधार पर पहला है कोकस, मीनिंग से इसको पता पड़ रहा है कोकस किस प्रकार के होंगे, कोकाई जिनको हम बोल रहे हैं कोकस, गोलाकार अवस्था में होते हैं। रोड शेप होंगे उनको बेसिलस नाम दे दिया जाएगा। कोमा शेप होंगे, कोमा शेप उनको विब्रियो नाम दे दिया, और जो स्पाइरल होते हैं उनको स्पाइरल नाम दे दिया। 4 टाइप्स के हैं, स्फेरिकल, रोड शेप, कोमा शेप और स्पाइरल। कोकस, बेसिलस, विब्रियो और स्पाइरल, 4 प्रकार के बैक्टीरिया हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। इनको डिवाइड किया गया है शेप के आधार पर। ये मोनेरा का है। सेकंड है प्रोटिस्टा किंगडम। सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत देखो यहां पर मैंने सिर्फ प्रोकैरियोट्स को शामिल किया गया है। लोअर क्लासेस के अंदर है, क्लास के अंदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस दिया हुआ है कि प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, उनके अंदर किस किस प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स हैं कि नहीं हैं, सेल का टाइप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसी है, उसके बारे में दिया हुआ है डिफरेंस। सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जो कहते हैं सिंगल सेल यूकैरियोटिक होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक सेल है वही पूरा काम करती है, पूरी एक सेल है वही एक ऑर्गेनिजम्स की भांति काम करती है। सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं, उनका मींस यूकैरियोट्स हो गए हैं, यहां से यूकैरियोट्स स्टार्ट करनी है, ये सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर आ गए हैं, यहां यूकैरियोट्स आगे वाले जितने भी हैं, प्लांटी है, फंजाई है, एनिमल्स है, यूकैरियोट्स आएंगे, लेकिन उनके अंदर मल्टीसेलुलर होगा। यहां से सिंगल सेल है यूकैरियोटिक, सिंगल सेल होगी, यूकैरियोट्स टाइप के होंगे। यूकैरियोट्स की भी अपन डिफरेंस देखते हैं, तो इनका न्यूक्लियस ऑफ वेल डेवलप्ड होता है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनके चारों ओर भी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन वगैरह होती है, ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैप होते हैं, मेम्ब्रेन के द्वारा इन्वॉल्व होते हैं सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रोसोम है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनके अंदर क्या होगा, एनवेलप पाई जाएगी, मेम्ब्रेन पाई जाएगी। यूकैरियोट्स के अंदर एक सेल का बना हुआ ही पूरा जीव है ऑर्गेनिजम्स है। प्रोटिस्टा को फर्दर डिवाइड किया गया 5 भागों में, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, प्रोटोजोआ, डायनोफ्लेजिलेट्स और स्लाइम मोल्ड्स। देखो 5 भाग में बांटा गया है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ, 5 भागों में बांटा गया है। सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जिसको अपन प्रोटिस्टा नाम दे रहे हैं। पहला है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या आएंगे, सारे डायटम्स और डेस्मिड्स, बहुत ही छोटे जीव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डायटम और डेस्मिड्स, उनको शामिल किया जाता है। मेरीन वाटर या फ्रेश वाटर के अंदर ये पाए जाएंगे, और वाटर करंट के साथ इस तरह से धारा प्रवाह बहेगी, उसके साथ ही फ्लो करेंगे, वाटर करंट के साथ फ्लो करते जाएंगे। मोस्टली फोटोसिंथेटिक, अपना भोजन खुद बना रहे हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर बात करें डायटम्स की, डेस्मिड्स में डाइट में सोइल्स का क्या होता है, डाइट में मिट्टी का क्या होता है, उसके बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें देखो क्या होगा, डायटम्स की सेल वॉल है, डायटम्स की जो सेल वॉल होती है, इस बीच के अंदर ऑर्गेनिक सेल वॉल इस प्रकार से होती है, इसके अंदर क्या होगा, सिलिका की बनी सेल वॉल साबुदाने की तरह काम करती है, चारों तरफ बीच में ऑर्गेनिक से चारों तरफ सेल वॉल है, वो सिलिका की बनी हुई सेल वॉल है। जैसे ये डायटम्स डेड होंगे तो इनकी जो सिलिका की बनी हुई जो सेल वॉल है नीचे सोइल वाटर के अंदर नीचे वो जमती जाएगी, जमा होती जाएगी, इसको क्या नाम देंगे, डायटमी सोइल कहेंगे, डायटमी मृदा कहेंगे, जिसका मुख्य काम क्या होता है, पॉलिश के अंतर्गत काम आती है, पॉलिश करने में, साथ में किसी वस्तु को अगर फिल्ट्रेशन करना है, निस्सिंदन करना है, तेल वगैरह के निस्सिंदन में, उसमें काम में ली जाती है डायटमी सोइल। डायटम से ही बनती है, सिलिका का जमा होता हो जाता है, सिलिका जमा हो जाता है, उसको डायटमी मृदा कहते हैं। तो क्राइसोफाइट्स में 2 मुख्य हैं, डायटम और डेस्मिड्स। उसके बाद है डायनोफ्लेजिलेट्स, सेकंड क्लास है डायनोफ्लेजिलेट्स। डायनोफ्लेजिलेट्स में डाई का मतलब 2 होता है, 2 फ्लेजिला, जिनके अंदर 2 फ्लेजिला होंगे, उनको हम डायनोफ्लेजिलेट्स कहेंगे। एक ऑर्गेनिजम्स है, यूकैरियोटिक है, सिंगल सेल यूकैरियोटिक जीव है, इसके अंदर क्या है, 2 फ्लेजिला है। फ्लेजिला मुख्य का मोशन का होता है, मोस्टली मेरीन और फोटोसिंथेटिक है, सेल वाला वो सेलुलोज की बनी हुई है, यहाँ सेल वाला सेलुलोज की बनी हुई है, और यहाँ है सेलुलोज सिलिका की बनी होती है। मोस्ट ऑफ हैव टू फ्लेजिला, सब में लगभग 2 फ्लेजिला होती हैं,
इसमें एक शब्द हो रहा है रेड टाइड्स। रेड टाइड्स को कहेंगे अपन, लाल ज्वार बोलते हैं इसके अंदर, रेड टाइड्स। तो गोनियोकेलिक्स एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, डायनोफ्लेजेलेट्स है, जिसमें क्या होता है, एक रेड पिगमेंट्स होता है, रेड पिगमेंट्स होता है। और ये रेड पिगमेंट्स क्या करता है, जब इसकी संख्या काफी ज्यादा हो जाती है, गोनियोकेलिक्स की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है, तो इसका जो रेड पिगमेंट्स की वजह से जो मेरिन वाटर है, मेरिन वाटर वो रेड कलर का दिखाई देता है। खूब सारे पिगमेंट्स हैं, रेड पिगमेंट्स, इनकी वजह से मींस गोनियोकेलिक्स खूब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर रेड पिगमेंट्स के कारण से तो वहां का जो मेरिन वाटर है वो अपने को रेड कलर का दिखाई देता है, जिसको अपन क्या कहेंगे, रेड टाइड्स बोला जाता है। और ये रेड टाइड्स अगर ज्यादा हो जाता है, संख्या ज्यादा हो जाती है, तो क्या होगा, फिर फिशेस वगैरह को रेस्पिरेशन वगैरह में दिक्कत होती है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। मींस वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है इनके लिए, मेरिन फिशेस के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई है, रेड कलर का हो जाता है वाटर। ये था डायनोफ्लेजेलेट्स का एग्जांपल, गोनियोकेलिक्स, क्राइसोफाइट्स का डायटोमेट। उसके बाद है यूग्लिनोइड्स, थर्ड टाइप का क्लास है यूग्लिनोइड्स, जिसके अंदर यूग्लिना शामिल करेंगे अपन। फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाएगा, ये फ्रेश वाटर है उसके अंदर पाया जाएगा, फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट है। और इसकी जो सेल वॉल है वो पेलिकल की बनी होती है, एक प्रोटीनस पदार्थ है पेलिकल, प्रोटीन की बनी, जिसको अपन पेलिकल कह रहे हैं, प्रोटीनस सब्सटेंस है पेलिकल। सबसे पहले सिलिका की, उसके बाद सेलुलोज की, और ये पेलिकल की। इसके अंदर भी यूग्लिनोइड्स में दो फ्लेजिला हो सकती हैं मोशंस के लिए, एक छोटी और एक बड़ी, दो फ्लेजिला होती हैं जो मुख्यतः मोशन सहायक होती हैं, एक शॉर्ट एंड एक लॉन्ग होगी। लाइट की स्थिति में फोटोसिंथेसिस की तरह काम करेगा अगर लाइट प्रेजेंस है। यूग्लिनोइड्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर लाइट की प्रेजेंस है तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करेंगे, मींस अपना मॉलिक्यूल बनाएंगे। अगर लाइट की प्रेजेंस नहीं है तो ये हेटेरोट्रोपिक की तरह कार्य करेंगे, हेटेरोट्रोप्स हो जाएंगे, दूसरे पर डिपेंड हो जाएंगे। और इसका मेन एग्जांपल है वो यूग्लिना, उसे लिख किया गया। उसके बाद है स्लाइम मोल्ड, 4 टाइप्स है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स हैं, इनका जो न्यूट्रिशनल टाइप है वो सेप्रोफाइट्स हैं, मींस जो मृत पदार्थ हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले हैं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं। फेवरेबल कंडीशन के अंदर इनकी संख्या काफी बढ़ जाती है, वाटर के अंदर जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो इनकी संख्या काफी बढ़ जाती है, ग्रुप के अंदर खूब सारे हो जाते हैं ये। तो उस अवस्था को क्या नाम देते हैं, ग्रुप ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, उसका हम कहेंगे प्लाज्मोडियम, ग्रुप ऑफ स्लाइम मोल्ड। एक बार में नाम और भी आएगा आगे, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्लाइम मोल्ड्स की बात करने पर ग्रुप ऑफ स्लाइम मोल्ड्स है उसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम कहेंगे। अच्छी ग्रोथ होती है स्लाइम मोल्ड की प्लाज्मोडियम के अंदर। फेवरेबल कंडीशन के अंतर्गत फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं। फ्रूटिंग बॉडी क्या है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, इनकी संख्या बढ़ेगी, फ्रूटिंग बॉडीज का